Hello viewers, today we are going to discuss an important topics of Criminal Procedure Code 1973. That's why it's important for not only the students for the competitive examination, but also it is important for those who are in practicing advocates, as well the families who are disturbing by internal disturbance by in-laws और एनी अदर पर्सन्स। सेक्शन 125 के जो प्रोविजंस हैं वो इसमें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये केवल उन पत्नियों के लिए मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान नहीं करता जो कि पतियों के द्वारा या उनके संबंधियों के द्वारा सताई जाती है, बल्कि ये उनके पेरेंट्स के लिए भी है। यानी सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो न केवल पत्नियों के लिए बल्कि यह बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए, उनके भरण पोषण और गुजारा भत्ता के बारे में भी प्रावधान करती है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि 125 सीआरपीसी किस प्रकार से उन लोगों को संरक्षण प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है जो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं या सताए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो वो अपनी फैमिली है उनसे या तो उनको सेपरेट होना पड़ जाता है या इंटरनल फैमिली में रहते हुए उनको किसी प्रकार का भरण पोषण या खर्चा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाता है। तो किस प्रकार से वो प्राप्त कर सकते हैं ये भत्ता, इसके बारे में देखिए क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 125 में। 125 सीआरपीसी हमें कहती है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 125 पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के लिए प्रावधान करती है। ऐसे सभी पत्नियां जो कि अपने पतियों के द्वारा उसको मेंटेन नहीं किया जाता है, गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है, अधिकार पूर्वक फर्स्ट ग्रेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना दावा करके और इस प्रकार का भरण पोषण जो वो अपने पति की इनकम के आधार पर प्राप्त कर सकती है। कितना प्राप्त कर सकती है अभी हम देखेंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्शंस के साथ कि किस प्रकार से जो है वो कितना मेंटेनेंस जो है वो दिलवाया जाना चाहिए। तो यहाँ 125 के बारे में मैंने बताया, पत्नी, बच्चे, बच्चों के बारे में हम देखेंगे कि इसके जो सब प्रोविजंस है, जैसा कि 125 का क्लोज 1 क्या कहता है, एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट रिफ्यूजेस टू मेंटेन, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भरण पोषण का हकदार है और उसको बिना किसी कारण के भरण पोषण से इनकार किया जा रहा है, वो व्यक्ति उनमें से कौन कौन हो सकते हैं? हिज वाइफ अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, उसकी पत्नी जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसकी आय का कोई अतिरिक्त जरिया नहीं है और वो जो अपने स्वयं के खर्चों का जो है वो नहीं निकाल सकती है। तो एक तो ऐसी पत्नी। दूसरा सेक्शन 125 के क्लोज 1 का बी क्या कहता है, हिज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, चाहे शादीशुदा हो या नहीं हो, और वो अपना भरण पोषण प्राप्त करने में, भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने पति से, पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति है। ठीक इसी प्रकार से 125(1) का सी हमें कहता है कि हिज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, और अगर शादीशुदा अगर वो हो और ऐसी स्थिति में हो कि वो मेंटल और फिजिकल, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यानी 125(1) का क्लोज सी हमें ये कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसी बेटियां भी जो शादीशुदा है अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, अगर वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से या मेंटल कंडीशन में हो। तो ऐसी स्थिति में और उसका कोई और सोर्सेज नहीं हो और उसके इन-लॉज भी इस स्थिति में नहीं हो, उसको मेंटेन कर सके या कोई नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होगी। और दोस्तों 125 के 1 का क्लोज डी हमें कहता है कि हिज फादर और मदर,
जो कि अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पुत्रों से अपना भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो दोस्तों ये 125 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान जो दिए गए हैं सेक्शन 125 के क्लॉज 1 के ए, बी और सी, डी में, ये उन सभी के लिए है जो इसके लिए हकदार व्यक्ति है, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। अब देखिए हम 126 में इसकी प्रक्रिया को देखेंगे, इसके बारे में डिटेल्ड जो वो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले हम सीआरपीसी के प्रोविजंस को देख लें कि 125 के बाद सेक्शन 126 हमें क्या कहता है, वो प्रक्रिया के बारे में बताता है कि ऐसी कोई भी महिला, ऐसे कोई भी बच्चे या ऐसे कोई भी पेरेंट्स कहाँ मुकदमा दायर करेंगे। तो इसमें जो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्रक्रियात्मक संबंधी प्रावधान है वो इसमें भी लागू होते हैं, और ऐसी कोई भी पत्नी सामान्यतः वहाँ अपने भरण पोषण के लिए वाद दायर कर सकती है जहाँ की वह सामान्यतः निवास करती है, जिस जिले में वो रहती है, और जहाँ चाहे अपने इन-लॉज के साथ रहती है या पेरेंट्स के साथ रहती है, वहाँ किसी भी कोर्ट में जो वो जाकर के अपना इस प्रकार का वाद दायर कर सकती है। इसी प्रकार से मतलब ये केवल प्रक्रियात्मक बातें हैं जो बीइंग एन एडवोकेट हमें पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट के रूप में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले के रूप में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से न्यायालय में हम जाकर के मुकदमा दायर करेंगे। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के से नीचे के किसी मजिस्ट्रेट को इस प्रकार के मुकदमों के सुनवाई का अधिकार नहीं है। मतलब सीधे सीधे हम यूं कहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी जो मुकदमा है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाएगा, इससे नीचे की किसी अदालत में हम नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 127 हमें क्या कहती है, एल्ट्रेशन ऑफ अलाउंस। देखिए इसमें आप अलाउंस की बात करेंगे, हम अलाउंस कितना होना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए। एक पत्नी जो अपने पति से अलग रह रही है, उसने भरण पोषण देने से, अपने साथ रहने से इनकार कर दिया है और वो भरण पोषण के लिए आवेदन करती है कोर्ट में, कोर्ट कितना भत्ता देगी उन्हें? क्या कोई निश्चित है कि 10,000 दिए जाने चाहिए, 20,000 दिए जाने चाहिए, 1 लाख रुपए पर मंथ दिया जाना चाहिए? क्योंकि जब पत्नी अलग रहती है तो सर्टेनली उसके हस्बैंड से अपनी जो झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो वो गुस्से में रहेगी तो अधिकतम मेंटेनेंस जो वो कोर्ट के माध्यम से प्राप्त करना चाहेगी। यहाँ देखिए मैं एक बात, क्लियर सी बात आपके साथ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, अपेक्स कोर्ट के ये वर्डिक्शंस रहे हैं कि मेंटेनेंस जो है वो रीजनेबल एंड फेयर होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो अपना मेंटेन कर सके, और इतना होना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसको अपनी आय में से एक हिस्सा निकाल करके दे सके। एक 20,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस नहीं दे सकता। कोर्ट हमेशा इस बात को देखेगी, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स है, विवेकिक शक्तियां हैं, और दूसरा उसमें पत्नी का जो लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार का जीवन उसने अपने पेरेंट्स के जिया, उसमें उसको कितना खर्च जो देना होगा, साथ ही उसके हस्बैंड की मंथली इनकम जो वो कितनी है, उसमें से कितना उसके द्वारा दिया जा सकता है, और परिस्थितियां, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, अपने विवेक का उपयोग करते हुए न्यायालय जो है वो मेंटेनेंस की राशि निर्धारित करती है, और ये कहती है कि ऐसा मेंटेनेंस जो फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो अच्छा, दूसरी चीज और है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि एक पत्नी जो है वो पहले एक लिपिक की पत्नी हुआ करती थी, जिसको 35,000 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिला करती थी। अब उसका IAS में हो गया, उसको सैलरी जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलने लग गई, तो सर्टेनली पत्नी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी कि अब इसके आय के सोर्सेज बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए मेंटेनेंस की राशि बढ़ाई जाए। या सच इस प्रकार की कोई सर्कमस्टांस है जो बदल गई हो, पहले कम भत्ता दिया जा रहा हो, ज़्यादा की डिमांड की जा रही हो, या बच्चों की स्कूल की फीस इत्यादि हो गई हो, तो मेंटेनेंस की राशि के बढ़ाने के लिए न्यायालय में सेक्शन 127 के अंतर्गत 127 के अंतर्गत अल्ट्रेशन ऑफ अलाउंसेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरे भी कोई खर्चे जैसे मेडिसिन इत्यादि के भी बढ़े हो तो वो भी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। एज वेल सेक्शन 128 says that enforcement order of maintenance, इसमें देखिए दोस्तों प्रैक्टिकली जो है वो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं पीड़िताओं के सामने आती है, पीड़ितों के सामने आती है कि कोर्ट के द्वारा जो वो इस प्रकार के आदेश बार बार किए जाते हैं, लेकिन
पक्षकारों के द्वारा इस प्रकार की भरण पोषण की राशि पत्नियों को या मांगे गए व्यक्ति को भुगतान नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी? तो 128 क्लियर कट जो है वो कहती है कि न्यायालय के हर आदेश को फॉलो किया जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा, और अगर वो उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो यहाँ तक कि उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और आगे की कार्रवाई जो वो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप जो वो संचालित की जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उसके खिलाफ दंडिक कार्रवाई की जा सकेगी। तो दोस्तों 125 से 128 तक ये कुछ प्रोविजंस थे जिसके अंतर्गत कोर्ट्स को कुछ पावर्स दी गई है। इसमें डिस्क्रिशन जो है वो कोर्ट्स के ज़्यादा है, मेंटेनेंस की राशि हमेशा कोर्ट ही निर्धारित करती है। तो इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पारिवारिक रूप से पीड़ित है, जिसको भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको भरण पोषण जो वो कोर्ट में प्राप्त कर सकती है। यहाँ एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ऐसे कौन से पक्षकार हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। इसमें पत्नी की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी पत्नी जो कि पति की इच्छा के विरुद्ध, मीन्स पति उसको अपने साथ रखना चाह रहा है और पत्नी साथ नहीं रह रही है, या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, या फिर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वहीं पेरेंट्स के अगर पर्याप्त सोर्सेज ऑफ इनकम हो और बच्चों के जो वो इनकम ऑफ सोर्सेज जो वो बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स अगर मेंटेनेंस मांगे तो ऐसे पेरेंट्स को अगर पर्याप्त संसाधन उनके पास है तो इनकार किया जा सकता है, या एक न्यूनतम राशि जो वो निर्धारित की जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रोविजंस सीआरपीसी में गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस के संबंध में दिए गए हैं। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये प्रोविजन समझ में आए होंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप तो निश्चित रूप से कमेंट्स में बॉक्स में जा करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर क्वेश्चन पूछें। इसको लाइक, व्यू और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आने वाले समय में ऐसे और बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो आपको आरजेएस, जेएलओ, एपीओ और एलएलबी थर्ड ईयर की परीक्षाओं में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए बने रहें मेरे साथ और अपनी एक बेटर प्रिपरेशन करते रहें, कंपटीशन के लिए भी, लॉ के लिए भी। थैंक यू सो मच।